हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स विस्थापन अभिक्रिया। हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल हमने पढ़ी थी रेडॉक्स रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स आयनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने बीकर में कॉपर सल्फेट का लिया, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, जैसे मेरे पेन यहाँ से दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे कलर का होता है, इसे थोड़ा सा और डार्क। इसमें हमने लोहे की कील डाल दी, लोहे की कील को धागा बांध कर डाल दिया। ये लोहे की कील को आपने इसमें डालना है 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे, ये डिपेंड करेगा सीजन पर कि विंटर का है या समर का है। तो जो हमारा ब्लू कलर था वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, और जो ये आयरन नेल था इसके ऊपर एक ब्राउनिश सी कुछ लेयर जमा हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, और नीचे भी कुछ डिपॉजिट हो जाएगा ब्राउन कलर में। और ये जो सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का था ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में। इट मीन्स आयरन displaced copper from copper sulfate and becomes FeSO4 means iron sulfate। फेरस सल्फेट इसका नाम है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे कि अगर आपने कॉपर सल्फेट में अब आयरन की जगह जिंक डाल दिया, जिंक मेटल होती है, आपने देखा होगा ये बैटरी का सेल वगैरह होता है, जो घड़ी में सेल होता है ना वो जिंक का बना होता है। कागज को उठाकर देखोगे तो पता लग जाएगा। ये थोड़ी देर बाद क्या बनेगा, कॉपर ऐसे ही अलग हो जाएगा और बचेगा जिंक सल्फेट। ऐसे ही आपने अगर कॉपर क्लोराइड लिया और डाला पीबी, पीबी का मतलब होता है लेड, सीसा इसे हिंदी में बोलते हैं, एक मेटल है। कॉपर क्लोराइड बन जाएगा लेड क्लोराइड में और कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि जो जिंक और लेड हैं वो इस कॉपर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव हैं और वो कॉपर को उसके आयन से डिस्प्लेस कर देते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि वो रिएक्शन जिसमें जो ये रिएक्टेंट मैंने बताया था एरो के साइन से जो पहले हम लेते हैं, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल जो होते हैं रिएक्शन का वो होते हैं रिएक्टेंट। कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो आपस में अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। जो आयन इसके साथ है वो आ जाएगा यहाँ, जो यहाँ है वो आ जाएगा इसके साथ। तो इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने लिया है सोडियम सल्फेट, सोडियम Na सल्फेट SO4 आता है, वैलेंसी को आपने इंटरचेंज किया तो बना Na2SO4। इसके अंदर आपने डाला बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो रिएक्शन के बाद क्या हमें मिलेगा कि जो क्लोराइड था बेरियम का वो चला जाएगा सोडियम के साथ, सोडियम का सल्फेट आ जाएगा बेरियम के साथ, बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये नमक होता है जो हम खाते हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आप कहोगे जी हम ये S क्या है, AQ क्या है, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं चला। बेटे कुछ सिंबल होते हैं जो उसकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेट को दिखाते हैं। S का मतलब होता है सॉलिड, L लिक्विड, AQ का मतलब होता है एक्वस यानी कि पानी में घुला हुआ, G है तो गैस, गैस के लिए आप ये एरो हेड ऊपर की ओर मिलेगा। अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं कुछ नीचे डिपॉजिट होता है जैसे अवक्षेप जिसे हम कहते हैं, तो ये एरो का साइन नीचे मिलेगा। अगर किसी एरो के साइन पर आपको ये ट्रायंगल शेप में मिलता है, इसे डेल्टा बोलते हैं। ये सिंबल है हीट का, मीन्स गर्म करने पर या फिर तापन। तो ये हमारे जो रिएक्शन की टाइप थी, कम्बिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ा था डिसोसिएशन, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। इसमें हमने पढ़ा था बीच बीच में ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी विक्रिया, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको